देखिए, आज का दिन कई मायनों में खास है। पहला तो आज नेशनल स्पेस डे है। हम सभी जानते हैं ये दिन अंतरिक्ष में भारत के परचम लहराने का दिन है। पिछले साल आज ही के दिन भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डे को स्पेस डे के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे को आज भव्य तरीके से दिल्ली के भारत मंडपम में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज की दूसरी खबर भारत के दमखम से जुड़ी हुई है। पोलैंड के सफल दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। 900 दिनों से यूक्रेन रूस से जंग लड़ रहा है। यूक्रेन में सभी इस उम्मीद से हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्षेत्र में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक भारत की ताकत की तारीफ में आखिर है क्या। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें देखिए, आज नेशनल स्पेस डे एक तो मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया गया। स्पेस डे की आगे बात करेंगे, उससे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन यूक्रेन की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पे दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच रूस से जारी संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। पोलैंड के बाद अब मिशन यूक्रेन। वॉर जोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुलाई में रूस का दौरा और अब अगस्त में मिशन यूक्रेन। यकीनन पश्चिमी देशों की नजरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। नमस्कार। रूस के साथ यूक्रेन का शह और मात का खेल 2.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है। इन सब के बीच भारत उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। 3 दशक बाद भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर हैं। वो भी ऐसे समय जब यूक्रेन जंग से बेहाल है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से उम्मीदें कई तरह की हैं। चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से, और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद लेके रखे हैं कि उनके आने से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। सो ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, और ऐसे टाइम में, वॉर के टाइम, उनका यहाँ पे आना, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द इंडियंस इवन स्टेइंग हियर एंड इवन फॉर द इंडियंस इमेज इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी बिग थिंग। हालांकि यूक्रेन के बाहर अलग अलग मौकों और अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन पहली बार यूक्रेन के अंदर इस ऐतिहासिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। We are fighting for a very simple point that Ukrainians will decide the future of Ukraine. I don't think it's too much asking for 21st century for nations to choose their own destiny. I think it's a wonderful thing that India has retaken its own destiny. दरअसल ऐसा इसलिए है कि भारत युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते यानी शांति की बात करता है। और 2 दिन पहले पोलैंड की धरती से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को कुछ यही संदेश दिया था। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है।
जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया दो धड़ों में बंट गई। बावजूद इसके बीते 2.5 वर्षों में भारत ने शांति पर जोर दिया, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते समाधान निकालने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजारेंगे। इस दौरान उनकी जेलेंस्की से राजनीतिक, निवेश, पुनर्निर्माण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। 91 के बाद अब 33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच। हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशहाली होती है। तो हम वहाँ पे विजिट करेंगे, प्रधानमंत्री की बातें सुनेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम वो भी रखेंगे वहाँ पर। यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री मोदी उसके पड़ोसी देश पोलैंड में 2 दिन रहे। दूसरे दिन उनका राजधानी वॉर्सो में सेरेमोनियल वेलकम हुआ। इस दौरान राष्ट्रगान की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। साथ ही पीएम वहां कारोबारियों से भी मिले। अब प्रधानमंत्री यूरोप के इस बड़े मिशन यूक्रेन पर हैं, जहां से वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस पर रूस, अमेरिका समेत सभी बड़े देश टकटकी लगाए उनकी ओर देख रहे होंगे। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। वहां अच्छी तादाद में भारतीय मौजूद हैं। यूक्रेन में हमें कई लोग मिले जो अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं यूक्रेन के ऐसे कलाकारों के साथ जो इंडियन क्लासिक डांस और लोक नृत्य में पारंगत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव आने से पहले ये यूक्रेनियन कलाकार हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। भारत में, भारत की संस्कृति में, संस्कारों में और नृत्य और कला में इनकी रुचि है। मेरे साथ इस समय नक्षत्र, जो यहाँ पर भरतनाट्यम का आयोजन करते हैं, एक बहुत फेमस यूक्रेन का डांस ग्रुप है नक्षत्र से विक्टोरिया बुर्निकोवा मेरे साथ है, इस टीम की लीडर हैं। आप ये देखिए, ये दिलचस्पी जो भारतीय कला और नृत्य में है, ये अभी हाल फिलहाल की नहीं है। मतलब आप 20 साल से कर रही हैं, आपकी कई जो यहाँ पर सखियां हैं वो कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल। तो ये रुचि आई कैसे? हमारे लिए वो बचपन से आई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है उसका रुचि इंडियन कल्चर में ही था, हमारे पैदा हुआ के पहले। और यहाँ पे लोग जो है, बताइए आपकी रुचि कैसे, हाउ डिड यू गेट इनटू इंडियन कल्चर? I like very much Indian culture. यहाँ पर आपके और मित्रों की, मतलब आपको 20 वर्ष हो गए, आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? अभी तक यूक्रेन में ही हमने परफॉर्म किया है, लेकिन डिफरेंट अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग फंक्शंस में हम एम्बेसी से परफॉर्मेंस करते हैं। और जो भी फेस्टिवल्स है यहाँ पे इंडियन रिलेटेड, इंडिया कल्चर रिलेटेड या फिर मल्टी कल्चर रिलेटेड, हम
यही परफॉर्मेंस कर। इस समय तैयारी, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ये तारास शेवचेंकोव यूनिवर्सिटी, जिनको यहाँ का एक आदर्श पुरुष माना जाता है यूक्रेन का। यूक्रेन के आदर्श पुरुष के नाम पर जो ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रांगण में ये तैयारी हो रही है भरतनाट्यम की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आगमन से पहले। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन। देश आज अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती की गई। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। आज देश उसी कामयाबी का जश्न मना रहा है। Here we have a majestic liftoff of LPM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. आज का दिन खास है। ये हर हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने वाला लम्हा है। 23 अगस्त की ये तारीख भारतीय इतिहास में कभी नहीं भूलने वाली तारीख है। इस तारीख ने चांद पर घर बसाने के सपने को उम्मीद के पंख दे दिए थे। आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की पहली सालगिरह है। इसीलिए देश सेलिब्रेट कर रहा है पहला नेशनल स्पेस डे। दरअसल 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा था और इसी के साथ हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया था। पिछले साल इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारत का नाम दुनिया के उस चौथे देश के रूप में दर्ज हो गया था जिसने ये कामयाबी हासिल की। भारत ने न सिर्फ चांद की सतह पर फतह हासिल की, बल्कि वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भी दुनिया का पहला देश है। चंद्रमा पर इस कामयाबी के बाद देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा देखी जा रही है। युवा वर्ग इस ओर खींचा चला जा रहा है। स्पेस डे से पहले दिल्ली के नेहरू तारामंडल में ये प्रदर्शनी लगाई गई, जहां तमाम स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इसरो के चीफ से मिल पाएंगे एंड अपने इनोवेशंस, हम अभी छोटे हैं लेकिन हमें इनोवेशंस, हमारे पास इतने आइडियाज हैं, तो अगर वो आइडियाज शेयर होंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। साफ है, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत का अंतरिक्ष मिशन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा साल 2025 में गगनयान मिशन के तहत पहले भारतीयों को अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए दूसरी खबरों का कर लेते हैं बात, मानसून के मिजाज की कर लेते हैं। बारिश अब भी देश के कई हिस्सों में आफत बनकर बरस रही है। कई इलाके अब भी बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इन मुश्किल हालात में सभी जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है। मॉनसून की बारिश लाई आफत। पहाड़ से मैदान तक पानी पानी। मॉनसून की बारिश अब भी देश के कई हिस्सों में आफत बनकर बरस रही है। कई इलाके पानी में डूबे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम जिले की हैं, जहां जोरदार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। यहां के कारंजा शहर में हालात बेहद खराब हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, राजस्थान से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां के सवाई माधोपुर में भी मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया। तेज बारिश से नाले में उफान आ गए और सड़कें जलमग्न हो गईं। हर तरफ सैलाब ही सैलाब।
कई दुकानों के अंदर पानी घुस गया। मैदान के अलावा पहाड़ भी बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। उत्तराखंड में भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी समेत कई इलाकों में पहुंचे और वहां के आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान की जल्द भरपाई का आश्वासन भी दिया कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर ले और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख ले, और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए, और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। तो आसमानी आफत अब भी देश के कई राज्यों में टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव अभियान भी चल रहे हैं, लेकिन हमें और आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। वाशिम से जका खान और सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करते हैं सुपर पावर अमेरिका का, जहां जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इससे पहले शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। वहां उन्होंने लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश की कि वो एक उम्मीद है। कमला हैरिस जब भाषण देने आई तो काफी देर तक लोग तालियां बजाते रहे। उन्होंने लोगों को रोका, तब जाकर वो अपना भाषण शुरू कर पाई। कमला हैरिस ने अपनी भारत माता का जिक्र भी किया। उनकी सीख से उन्होंने राह मिलने की बात भी कही। चलिए, कमला हैरिस ने एक बार फिर से आपको बता दें, भारतीय माता का जिक्र भी किया और उनकी सीख से नई राह मिलने की बात भी दोहराई। My mother, she worked long hours, and like many working parents, she leaned on a trusted circle to help raise us. He taught me to be fearless. My mother was a brilliant, 5 foot tall brown woman with an accent. She was tough, courageous, a trailblazer in the fight for women's health, and she taught Maya and me a lesson that Michelle mentioned the other night. She taught us to never complain about injustice, but do something about it. Do something about it. कान्हा की मथुरा सबसे बड़े उत्सव को मनाने के लिए तैयार है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कान्हा के रंग में सज चुकी है। वहां के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे हैं। 26 अगस्त यानी सोमवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, मगर वहां अभी से भक्तों का तांता लगा है। बांके बिहारी मंदिर हो या निधि वन, सभी जगह भक्तों की भारी भीड़ है। इस बीच रामनगरी अयोध्या भी महक रही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला को मिले चंदे की जानकारी साझा की। इस लेखा जोखा के तहत बीते वित्तीय वर्ष में मंदिर को 363 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, राम भक्तों ने 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना भी समर्पित किया है। दान में मिली रकम को अयोध्या पहुंचे भक्तों की सुविधा में खर्च किया जाता है। अब रुख महाराष्ट्र का, जहां गणपति उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला ये उत्सव 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दश को गणपति विसर्जन किया जाता है। मुंबई में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है, जिनका विसर्जन करने पर समंदर में प्रदूषण नहीं होता। राजधानी दिल्ली में कहीं फूलों से स्पेशल मालाएं बन रही हैं। हाँ, ये माला है, ये ड्राई फ्रूट की माला है, ये भगवान के श्रृंगार के लिए, अभिषेक के लिए, अभिषेक होता है भगवान इन माला से अभिषेक हो। कहीं जन्माष्टमी पर खास परफॉर्मेंस का रिहर्सल हो रहा है। तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर कोई अपने परफॉर्मेंस में रंग गया है और इस तरह से उसको तैयार कर रहा है। जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त बनकर उभरे।
और तो और पंडाल अलग तरीके से सजाने की भी तैयारी तेज है। ऐसा ही है और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है, 25 और 26 अगस्त का। 25 अगस्त को ये साय 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा और 26 तारीख को साय 7 बजे से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये सब कुछ कान्हा के जन्म को लेकर हो रहा है। द्वारका में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में भी जन्माष्टमी पर बड़ा आयोजन होगा। इसमें कई कलाकार मंच पर लोगों का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई बैंक में काम करता है तो कोई इंजीनियर है। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर छुट्टी लेकर परफॉर्मेंस में जुटे हैं। इन्होंने यहाँ दिन रात एक कर दिया है। ये सब दिल्ली और दिल्ली से बाहर से, कोई मुंबई से आया है, कोई वहाँ से बेंगलोर से आया है परफॉर्म करने, और सब सेल्फलेस वॉलंटियर्स हैं। ये 15 से 16 डांस बैलेज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का दर्शन आप लोग करेंगे। ये उसमें कालिया मर्दन भी है और भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ NM कॉलेज में, बॉम्बे में। सो उस टाइम पीरियड के लिए मतलब सिर्फ इसी को समय देने के लिए मैं आज यहाँ पर, कि यहाँ के जो यूथ है वो अपने टैलेंट को, अपनी कला को गलत नशे में न ले जाके अपने टैलेंट को जन्माष्टमी जैसे मेगा इवेंट के थ्रू जन जन तक पहुँचाते हैं। इसी DDA ग्राउंड में एक गोवर्धन पर्वत भी तैयार किया जा रहा है। इस पर्वत के ऊपर कुछ प्रतिज्ञा कार्ड भी लगाए जाएंगे, जैसे मैं पानी की बर्बादी नहीं करूंगा, AC 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन लीला की, उसके माध्यम से समाज में संदेश दिया। गोवर्धन लीला जो है प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। उसी की लीला को समझाने के लिए ये कार्यक्रम, ये गोवर्धन की लीला हम रख रहे हैं। इसके माध्यम से हम समझाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो गोपी ग्वाल जो थे, ग्वाल वालों ने अपनी लाठियां लगाई। उसी तरह गोवर्धन लीला में हम यही समझाएंगे कि गोवर्धन उठाएंगे और जितने भी भगवान कृष्ण के श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, वो भी अपनी लाठियां लगाएंगे। जहां पर वो लाठियां लगाएंगे वहां पर हम एक सेंसर लगाएंगे, जिस सेंसर के माध्यम से लाइट प्रज्वलित होगी और उसके बाद हम उनसे संकल्प करवाएंगे कि हम भी प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस लीला से हमें यही संदेश दिया है कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें। इधर द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी खास तैयारियां हो रही हैं। वहां कई महिलाएं फूल मालाएं और सजावट की दूसरी चीजें बनाने में जुटी हैं। ये फूल खास तौर से ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और बेल्जियम से आए हैं। उम्र है आपकी? 72 साल की, 72 साल की हैं माता जी। तो ये तो आपके आराम का टाइम है, दोपहर हो रही है। नहीं, पर हम सेवा करते हैं तन मन धन से, घर की भी करते हैं, यहाँ भी आके करते हैं। हम यहाँ पे फूलों की माला की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। भगवान के लिए ड्राई फ्रूट्स की मालाएं होती हैं, सब भगवान के लिए। गौरनिताई हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा महारानी है, नरसिंह भगवान है। इनके अलग अलग ड्राई फ्रूट के सुंदर सुंदर मालाएं बनाते हैं हम यहाँ। यानी तैयारियां जोरों पर हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में 100-100 किलो के 2 केक बन रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ 18,000 व्यंजन का भोग लगेगा। साथ ही बर्गर, पिज्जा, डोसा, पास्ता, छोले, कचौड़ी, खीर सब कुछ बनाने की तैयारी है। कान्हा के लिए पूरी दुनिया से खास तोहफे भी आ रहे हैं। इनमें वस्त्र और गहने भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि यहाँ 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुँच सकते हैं। 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है जो 25, 26 और 27 अगस्त को हम इस्कॉन द्वारका के अंदर हम सभी भक्त लोग सेलिब्रेट करेंगे। पूरे दिल्ली के विभिन्न पार्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 5 लाख से ज्यादा भक्तगण यहाँ पर आएंगे। हर साल हम देखते हैं कि यह जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इस साल हम सोच रहे हैं, हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पर आएंगे। सुबह 4:30 बजे जो मंगल आरती के दर्शन खुलेंगे, उस समय ही लगभग हजारों भक्त यहाँ पर आएंगे और मंगल आरती के बाद में टेंट के अंदर लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उनका कतार शुरू हो जाएगा और वहां पर टेंट के ऊपर भगवान के दर्शन होंगे। यह कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। तो तैयार हो जाइए, हमारे आपके कान्हा का जन्मदिन है, तैयारी तो खास होगी ही।
दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में भगवान श्री राम दरबार में सफेद संगमरमर से मूर्तियां बनाई जाएंगी। पहले ये मूर्तियां टाइटेनियम से बनवाई गई थी। इसी के साथ राम मंदिर ट्रस्ट ने पिछले वित्त वर्ष में दान में मिली रकम की जानकारी भी दी है, जिसमें बताया गया कि राम मंदिर को 363 करोड़ से ज्यादा का दान मिला। इसके अलावा 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना भी भक्तों ने अर्पित किया। मंदिर ट्रस्ट ने मौजूदा वित्त वर्ष में श्री राम मंदिर और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के निर्माण पर 850 करोड़ खर्च होने का अनुमान जताया है। दान पात्र जो भगवान के सामने हुंडी रखी रहती है, उसमें 24 करोड़ 50 लाख रुपया गिनती होकर बैंक में जमा हो पाया। लगभग 71 करोड़ रुपया लोगों ने अपने अपने गांव से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया है। 3 वर्ष की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रस्ट ने अपना पंजीकरण विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कराया। तो 2023-24 वित्त वर्ष में 10 करोड़ 43 लाख रुपया 31 मार्च के पहले आया है। बैंक में जो ब्याज रहता है वो लगभग आप 204 करोड़ रुपया मान सकते हैं। यूपी में आज युवाओं के लिए बड़ा दिन है। दरअसल आज से यहां पुलिस विभाग में सिपाही के पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा आज के अलावा शनिवार, रविवार और फिर 30 और 31 अगस्त को होगी। इन परीक्षाओं को लेकर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं रोडवेज की भी स्पेशल बसेस चलाई जा रही हैं ताकि अभ्यर्थियों को कोई मुश्किल ना हो। आंकड़ों की माने तो पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ आयोजित कराना प्रशासन के लिए भी कड़ी चुनौती बन रहा है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी और दूसरी पाली की परीक्षा कहा जा रहा है कि 3 से 5 बजे शाम के वक्त आयोजित की जाएगी और 4 चरणों में ये परीक्षा होगी। आज को छोड़कर रविवार, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा का आयोजन है। यूपी के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कहीं कोई रेलवे स्टेशन पर पढ़ता नजर आया तो कोई युवा बैग टांगे बसों में सफर करता दिखा। दरअसल आज से यूपी पुलिस में सिपाही पद के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये भर्ती परीक्षा आज के अलावा शनिवार, रविवार और फिर 30 और 31 अगस्त को होगी। इसे 2 पालियों में करवाया जा रहा है। पहले ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। राज्य में कुछ भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आने की वजह से इस बार सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एग्जाम सेंटर में दर्जनों सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 11 टेलीग्राम चैनलों पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि ये टेलीग्राम चैनल पैसे लेकर पेपर देने का दावा कर रहे थे। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। उधर छात्रों को भी उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक माफिया सफल नहीं हो पाएगा और ये परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित होगी। अभी तक हमारी एक यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया एनालिसिस टीम है। उस एनालिसिस के द्वारा करीब 11 टेलीग्राम चैनलों का पता लगाया गया है जिनमें इस प्रकार की ठगी की जा रही थी कि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा के पर्चे उपलब्ध हैं और पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है 4,000, 5,000 इस तरह का।
इस बीच इन परीक्षाओं को लेकर यूपी रोडवेज ने भी खास तैयारी की। वो परीक्षा सेंटर तक स्पेशल बसें चला रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आसानी हो रही है। प्रतिभागियों को इसमें मुफ्त सफर की सुविधा भी दी गई है। नहीं लगता तो है सर ऐसे कि अब तो थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी है इस पेपर लीक बचाने के लिए भी। सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठा रखे हैं कि पेपर दोबारा से लीक ना हो, बच्चों का भविष्य दोबारा खराब ना हो। जाहिर है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर कोई इस परीक्षा को सफल बनाने में जुटा है ताकि अभ्यर्थी के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, झांसी से प्रमोद गौतम और गाजीपुर से विनय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी अब सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जी।